अरे बोले वो महू गए थे बात कंपनी के वहाँ से 10 करोड़ लेके आए। असल में जो व्यक्ति नीति शास्त्र की किताबें लिखता है और एथिक्स की ज्ञान पढ़ाता है, ईमानदारी की बातें करता है, वो अधिकारी रिश्वत के मामले में फंसता है तो चर्चा तो होगी। इंदौर बैतूल हाईवे बन रहा है, उसमें पात कंपनी जो है वो हाईवे बना रही थी। भोपाल का भोजताल तालाब है ना, उसके सामने छोटा पड़ जाए। अच्छा। इतना ज़्यादा खनन कर दिया उस कंपनी ने। बोले साहब हमारे तो अधिकारी जो है वो एक झटके में 10 करोड़ कमा लिए। इन्होंने तो गर्त में पटक दिया जमीन को। अब वो किसान वहाँ रो रहे हैं वहाँ पे। अरे लेबर आदमी बेचारा जिसकी बनियान 4 जगह से फटी है, वो इतनी 4 एकड़ में 30 फीट नीचे गड़गड़ उतार देगा। इतना बड़ा खनन, वो उसके शरीर में यदि दशरथ मांझी की आत्मा आ जाए तो भी ना कर पाए खनन। इन्होंने गौड़ा जी ने खुद के नाम से लिया और इनका एक पार्टनर है कोई शर्मा जी करके, उनके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप में जमीन खरीदी, 4 एकड़ जमीन। मतलब वो जो किसान है जिनकी बेचारों के रोटी के लाले पड़ गए और ये फार्म हाउस बना के मौज करने के लिए जमीन खरीदी इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा, एक IAS अधिकारी जिसने बुक लिखी नीति शास्त्र को लेकर। लेकिन अब उस अधिकारी की चर्चा हो रही है ज़मीन की। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट ऐसे निकल कर सामने आए हैं जिस ज़मीन में जिस कंपनी को करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा था, उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस अधिकारी ने एक कागज़ डॉक्यूमेंट ऐसे तैयार किए कि कंपनी को करोड़ों का जुर्माना हज़ारों में कर दिया। अधिकारी थे नागार्जुन गौड़ा। अब जो इस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट निकाले हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ आनंद जाट, अब वो बताएंगे कि कैसे इस कंपनी को, जो पथवे इंडिया थी, उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे IAS अधिकारी ने पूरा खेल रचाया है और कैसे डॉक्यूमेंट उनके हाथ में लगे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दला पेटा पर। क्या आपके पास हरदा का वो कांड है जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है? क्या ज़मीन में ऐसा क्या हेराफेरी कर दी उन्होंने, अधिकारी ने, जिसको लेकर अब चारों तरफ आपकी चर्चा और अधिकारी की चर्चा चल रही है? असल में जो व्यक्ति नीति शास्त्र की किताबें लिखता है और एथिक्स की ज्ञान पढ़ाता है, ईमानदारी की बातें करता है, वो अधिकारी रिश्वत के मामले में फंसता है तो चर्चा तो होगी, है ना। मामला ये है कि हमारे यहाँ एक इंदौर बैतूल हाईवे बन रहा है, उसमें पात कंपनी जो है वो हाईवे बना रही थी। हाईवे में मिट्टी लगती है, गिट्टी लगती है, मुरम लगती है, तो उसके लिए क्या है कि पात कंपनी को जिला प्रशासन ने, एक अंधेरी खेड़ा गाँव है, वहाँ पर 12,70,000 घन मीटर खनन करने की अनुमति दी। वो कंपनी उतना खनन तो करती है और ज़्यादा करती है, और इतना ज़्यादा करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब आप मान के चलें कि मतलब आपको अप्रोक्सीमेट जो उस लोकेशन पर जब जाके मैंने देखा तो आपका भोपाल का भोजताल तालाब है ना, उसके सामने छोटा पड़ जाए। अच्छा। इतना ज़्यादा खनन कर दिया उस कंपनी ने। अब मुझे इस केस के बारे में पहले नहीं पता था, है ना। 2 साल हो चुके इस केस को। लेकिन क्या है कि एक मेरे घर के सामने 2 पुलिस वाले रहते हैं। एक अधिकारी नागार्जुन जी गौड़ा का एक गनमैन था और एक ड्राइवर था। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई कमाई तो अफसरों की रहती है। मैंने कहा कैसे? मैंने साहब हमारे तो अधिकारी जो हैं वो एक झटके में 10 करोड़ कमा लिए। मैंने कहा कैसे भाई? अरे बोले वो महू गए थे पात कंपनी के वहाँ से 10 करोड़ लेके आए। अच्छा। हम साथ में थे। इतना उन्होंने मुझे बताया, वो हिंट मेरे लिए काफ़ी था। मैंने फिर इसकी पड़ताल की। मैंने वहाँ जो बाबू थे उन लोगों से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो उन्होंने बताया कि बोले भैया 51 करोड़ का जुर्माना लगा था उसको। ये पात कंपनी के ऊपर 51 करोड़ का जुर्माना लगाया था ना, ये खनन को एक ज़्यादा। हाँ। उसका जुर्माना 4,000 कर दिया था। हमारे गौड़ा जी थे उस समय अधिकारी। फिर मैंने उसके RTI से दस्तावेज निकाले। जब दस्तावेज निकाले तो दस्तावेज से पूरा मामला समझ में आया पूरा। जब वो ऑर्डर है मेरे पास में उसका। इस ऑर्डर में मैंने जब पढ़ा तो फिर ऑर्डर पढ़ने के बाद में मैं उस लोकेशन पर गया, उस गांव में, अंधेरी खेड़ा में। गांव के लोगों से भी पूछताछ की तो मुझे उस ऑर्डर में और जगह में क्या जो पूरा खनन था उसमें मुझे ज़मीन आसमान का अंतर दिखा। मतलब बहुत सारे ऐसे खनन थे जिसके इस ऑर्डर में मेंशन ही नहीं किया। मतलब कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेतों को, मतलब 4-4, 5-5 एकड़ का खेत, उसको 40-50 फीट नीचे उतार दिया उन्होंने। और ऐसा लगभग 50-100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन होगी जिसको इन्होंने ज़मीन के नीचे इतना उतार दिया, 50-60 फीट नीचे। छोटी बात नहीं होती, मतलब 3 मंजिल नीचे उतार देना छोटी बात नहीं। अब वो गांव के किसान जो बोले पीड़ित, और वो रोए क्योंकि साहब बोले साहब हमारे पास तो 4 एकड़ ज़मीन थी, 2 एकड़ ज़मीन थी, हमारी आधी से ज़्यादा ज़मीन तो ये पात वालों ने बिगाड़ दी। अब तो हमारे रोटी के लाले पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये वो बात मेरे सामने करें।
और मैंने जब ऑर्डर देखा, मैंने उनसे सबसे नाम मैचिंग किया कि भाई ये किसान है बुधराम, ये है किसान झलकू, ये है मतलब अलग अलग किसान थे, है ना, ओमकार, पिता सद्दो, इन सब लोगों का मैचिंग किया। जब मैचिंग किया और तो मैंने देखा कि यार इनका इतना ज़्यादा खनन हुआ, इस ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं, इनके बारे में कोई विवरण ही नहीं है। हाँ। उसमें गौड़ा जी ने पूरी क्लीन चिट दे दी कि इनके यहाँ खेत में एक्स्ट्रा खनन हुआ ही नहीं। और किसानों से पूछ रहा हूँ तो मैंने तो बोल रहे हैं, बोले साहब हमने तो इसको जो खनन की अनुमति दी, मात्र समतलकरण करने की अनुमति दी। हाँ, यही मुझे मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो वो समतल करने के लिए दिया। हाँ, समतल करने के लिए दिया था भाई, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। हाँ। इन्होंने तो गर्त में पटक दिया जमीन को। अब वो किसान वहाँ रो रहे हैं, वहाँ पे मेरे सामने आंसू डाले उन्होंने। तो साहब मैं जो देख के उस ऑर्डर को जब पढ़ा, मैंने कहा बहुत मैनिपुलेट किया। अब मैं क्या खनन के मामले उठाते रहता हूँ, मुझे इसके कानूनों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। मैंने वहाँ पे देखा कि जो जिस मार्ग से मैं गया था वहाँ पे, उसके जस्ट चिपक के खनन हो रखा। अब अपना जो गौण खनिज अधिनियम 1996 है, उसमें लिखा है कि जो सड़क मार्ग होता है उससे 10 मीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी ने किया है और गौड़ा जी ने इसमें मेंशन नहीं किया, बिल्कुल मेंशन नहीं किया। अच्छा। इस बात को लिखा ही नहीं। इस आधार पे भी उसके ऊपर पेनल्टी लगनी थी। गौड़ा जी ने तो पूरी क्लीन चिट दे रखी थी, पूरी क्लीन चिट दे दी उस कंपनी को। माना भी तो कितना कि वो कंपनी ने स्वीकार करा कि हमारे हाथ से, हम मानते हैं कि हमारे हाथ से 2.68 घन मीटर खनन हुआ है, बस उतना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो तहसीलदार थे, पटवारी थे, जो निरीक्षक थे, उन सबके जो थे, उन्होंने नप्ती जो कराई थी उस सबको वो रिजेक्ट कर दिया। भाई आपने किसी कंपनी पर यदि खनन का नोटिस दिया है, उससे पेनल्टी वसूलनी है, तो आप डबल से नप्ती करा सकते थे। कुछ नहीं कराया। उस कंपनी को पूरी तरह से रियायत दी। मतलब दिखती बात है, वो जो कांस्टेबल और जो उनके जो गनमैन और ड्राइवर कह रहे थे, वो बात मुझे सत्य सिद्ध हुई। और मैंने वहाँ के बाकायदा नप्ती मैंने खुद ने कराई। तो मैंने और उन किसानों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ किसी और ने भी पहले खनन किया? बोले कि नहीं, पात के अलावा किसी ने नहीं किया। और ऑर्डर में लिख रहे हैं कि पात के अलावा दूसरे कर गए। किसानों ने भी कर लिया ऐसे। हाँ, ऐसा। हाँ, किसान। अब वो किसान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो, अरे लेबर आदमी बेचारा जिसकी बनियान 4 जगह से फटी है, वो इतनी 4 एकड़ में 30 फीट नीचे गड़गड़ उतार देगा? इतना बड़ा खनन, वो उसके शरीर में यदि दशरथ मांझी की आत्मा आ जाए तो भी ना कर पाए खनन। उसके बाद कैसे पता चला? क्या डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आए अभी? तो ये डॉक्यूमेंट मैंने उसका मतलब कुल मिला के ऑर्डर में और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर देखा। तो फिर मैंने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए मीडिया के सामने आके, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है। मैंने तो ड्रोन से शूट कराया, नप्ती कराई, वो सब चीज़ें हैं। किसानों से बाइट ली, उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद में मीडिया के सामने आया और मैंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए। और इसके बाद में मैंने सर्चिंग की तो पता चला कि उस रिश्वत के पैसों से भाई साहब ने यहाँ भोपाल के पास 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है अपने किसी पार्टनर के साथ। ये IES कॉलेज के थोड़े से आगे जाते हैं। तो किसके नाम से ली गई ज़मीन? इन्होंने गौड़ा जी ने खुद के नाम से ली है और इनका एक पार्टनर है कोई शर्मा जी करके। हाँ। उनके साथ में उन्होंने पार्टनरशिप में ज़मीन खरीदी, 4 एकड़ ज़मीन। वो मैंने अपने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ब्रोकर मित्र हैं उन लोगों से पूछा। कितने दिन बाद ज़मीन ली गई? केस का जो फाइनल ऑर्डर आया था नवंबर 30 नवंबर 2023 को आया था। और 30 मार्च 2024 को इन्होंने ज़मीन, मतलब चौथे महीने में 8 करोड़ की ज़मीन खरीदी। अच्छा। मतलब आप सोचो ना, सबूत मिल गए। और एक बात और बताऊं, अब मान सकते हैं भाई उन्होंने अपनी जेब से पैसा खरीदा होगा, उन घर से हो सकते हैं, लेकिन इनके मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे। इंटरव्यूज़ में ये बोल रहे हैं कि भाई जब IAS की तैयारी करते थे तो इनके पास कोचिंग की फीस भरने के पैसे नहीं थे। मैंने खुद सुना है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इनकी। जब बुक लिखी और उसमें भी जब उन्होंने अपना प्रमोशन किया तो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को संघर्ष से जीतना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये मैंने खुद सुना है। तो अब ये किसानों को संघर्ष में डाल के क्या बदला ले रहे? तो झूठ बोला पूरा ऑर्डर में इन्होंने। और मतलब कुल मिला के उन किसानों के साथ में भारी अन्याय हुआ, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। आपने EOW में शिकायत दर्ज? EOW में अभी शिकायत दर्ज की है और देखते हैं EOW से यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर हाईकोर्ट भी जाऊंगा। और एक और बात बताऊं आपको। इस केस में एक और बहुत दिलचस्प बात है कि उस लोकेशन पर 3 किसान और थे जिनको हरदा जिला प्रशासन पर भरोसा नहीं था। तो वो वहाँ नहीं गए, वो उन्होंने अपनी शिकायत सीधी अपनी NGT में दर्ज कराई। अच्छा। NGT में ने पात के ऊपर 3.5 करोड़ का फाइन लगाया। उसी के बाद उसी के समय में। उसी के समय में। मतलब जहाँ जब यहाँ पे केस चल रहा था तो उस समय उसी में भी केस चल रहा था, NGT में भी चल रहा था। ये 540 करोड़ का था या 300 करोड़ का समथिंग? कौन सा?
जो पहले का था 5100 करोड़, नहीं 51 से अतिरिक्त था। 51 ये किसान तो मतलब ये कि उनको प्रशासन पे भरोसा ही नहीं। हाँ। वो गए कहाँ, सीधे एनजीटी। हाँ। उनको एनजीटी पे भरोसा था, तो एनजीटी ने 3.5 करोड़ का फाइन लगाया। अब एनजीटी में तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, सही बात। तो उनको तो ये शायद पात वाले खरीद ना पाते, लेकिन वो गौड़ा जी तो बिक गए। तो अब एक बात बताओ ना, जो नैतिकता के पाठ पढ़ा रहा है, ईमानदारी के पाठ पढ़ा रहा, छात्रों का रोल मॉडल बना घूम रहा है, वो आदमी रिश्वत ले रहा है, रिश्वत से ज़मीन खरीद रहा है। अब वो मैं आपको बताऊं कि वो आपको बताऊं, ये ज़मीन जो खरीदी है उसका मकसद जो है, मैंने सुना है कि वो वहाँ बनाएंगे, क्या बोलते हैं, फार्म हाउस। अब क्या है, मतलब वो जो किसान है जिनकी बेचारों के रोटी के लाले पड़ गए और ये फार्म हाउस बना के मौज करने के लिए ज़मीनें खरीदी इन्होंने। तो कुल मिला के शिकायत कर दी है, अब आपको भरोसा है? तो प्रूफ मिल गया ना सर, हमारे पास प्रूफ है ना भाई। रिश्वत मेरे सामने तो नहीं ली, उसका प्रूफ तो मैं दे नहीं सकता। हाँ। लेकिन रिश्वत से जो जमीन खरीदी, संपत्ति खरीदी, उसका प्रूफ मैंने निकाल दिया। मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं पूरे ये पूरे पेपर्स रखे, ये है ना, ये सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, इनकी रजिस्ट्री है ये, है ना। तो ये इतना गड़बड़ मामला, और मैं समझता हूँ कि अभी तो इनको जिला मिला ही है, जिला भी नहीं मिला अभी तो नई शुरुआत है इनकी। हाँ, अभी तो एडीएम एसडीएम ऐसी पोस्टों पर बैठे हैं। हाँ, अभी एडीएम एसडीएम की पोस्ट पे, सोचो कि आप ये कलेक्टर बन जाएंगे उस दिन, जिले का क्या करेंगे। और ये आईएएस लोग होते हैं, इनको तो प्रदेश की भी कमान मिलती है, सेंट्रल में भी जाते हैं, तो देश भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को नौकरी से हटाया जाना चाहिए। और ये तो मुझे धमका रहे हैं, मानहानि का केस कर देंगे। और इतने बड़े वाले, इतने, मैंने देखो इतना शातिर आदमी नहीं देखा मैंने। इन्होंने पहली बात तो क्या करा कि इस ऑर्डर को खनिज की मद में इनपुट नहीं कराया, मिसलिनियस में डाल दिया। अब मिसलिनियस में क्या होता है, बहुत सारे केस होते हैं, तो आमतौर पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। तो मतलब इन्होंने ये सोच के डाला था कि कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन क्या है कि वो यदि ड्राइवर और वो नहीं बताते तो पता ही नहीं चलता। तो खनिज की मद में नहीं डाला, वहीं से इनकी बदमाशी पूरी समझ में आती है। अब ईओडब्ल्यू की जांच होगी, उसके बाद सारी चीज़ें खुलकर सामने आएगी। बिल्कुल ईओडब्ल्यू से मुझे उम्मीद है, और नहीं भी होती है तो फिर मैं जुडिशियल इंस्पेक्शन की मांग करूंगा। तो ईओडब्ल्यू में शिकायत कर दी गई है, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं ज़मीन के, जो इनके पास डॉक्यूमेंट थे कि ऐसे खनिज के नाम पे किसानों का शोषण किया गया है। 51 करोड़ की पेनल्टी थी, उसको 4000 रुपये कर दिया गया है। अब ये देखना है कि ईओडब्ल्यू जो जांच करती है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी बताइए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, भाई साहब मैं एक्टिविस्ट हूँ, हम लोगों के ऊपर हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, हम लोग लोगों करप्शन निकालते रहते हैं। नेता लोग, अफसर लोग हमारे ऊपर FIR भी लिखा देते हैं। लेकिन ये इतने मैनिपुलेशन करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो न्यूज़पेपर बड़े बड़े, वहाँ इन्होंने न्यूज़ छपवाई मेरे बारे में कि वो तो ब्लैकमेलर है, जबकि मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग की कभी कोई FIR नहीं हुई, है ना। हाँ, FIR होती है भाई, क्योंकि आंदोलन वाले लोग हैं, आंदोलन करते हैं तो होती है। लेकिन यार ये इस तरह से मुझे ही मैनिपुलेट करके मेरे बारे में रील्स बनवाने लग गया, तो कितना शातिर आदमी, आप यहीं से समझ सकते हैं। ऐसे लोग प्रशासन में नहीं होना चाहिए, मैं डिमांड करता हूँ। डिमांड करते हैं। अब देखना है कि ईओडब्ल्यू क्या जांच करता है। सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं और समय ईओडब्ल्यू के पास है, और ईओडब्ल्यू जांच के बाद क्लियर करेगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, या फिर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब ये ईओडब्ल्यू बताएगा। कैमरे के उस पार बंटी सेन है और मैं राघव शर्मा।